हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन के इस गुरुकुल में। तो आज हम लोग बिहार एएसआई रेडियो ऑपरेटर और टीजीटी साइंस के लिए टॉप 500 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं। इसमें आप टॉप 50 क्वेश्चन आज देखेंगे और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, रेडियो तरंगों का परावर्तन वायुमंडल के किस परत से होता है जो लंबी दूरी के संचार को संभव बनाता है। तो चार ऑप्शन देख रहे हैं। तो रेडियो तरंगों का परावर्तन जब भी बोले तो आयन मंडल को आप ध्यान रखिएगा, यहीं से इसका तरंग का परावर्तन होता है। ठीक है, रेडियो मतलब आयन, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आयन मंडल के जो होता है वो 60 किलोमीटर से लेकर जो 400 किलोमीटर का रेंज है, वहाँ पे आयन मंडल पाया जाता है। और ये सूर्य के विकिरण के कारण जो गैस होती है वो आयनीकृत हो जाती है, और आयनीकृत जब हो जाती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है और आयन पृथ्वी जो प्रेषित रेडियो तरंग है उसको परावर्तित कर देते हैं। इस वजह से करते क्या है कि इसमें संचार उपग्रह जो रेडियो वाला होता है हम इसी पे छोड़ते हैं। तो अब यहाँ पे ट्रिक भी देख सकते हैं, आयन से रेडियो बचता है, आप ध्यान देंगे। और वायुमंडल में परतें एवं रेडियो संचार कम्युनिकेशन से जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप समझ जाइएगा कि आयन मंडल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको एएम बोलते हैं। प्रसारण के लिए सामान्यतः किस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है। तो आप ध्यान देंगे, आप चार ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि एएम आपको ध्यान रखना है 530 किलो हर्ट्ज से लेकर 1710 किलो हर्ट्ज। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताते चलता हूँ, आप एक एक एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एएम रेडियो प्रसारण के लिए 530 किलो हर्ट्ज से 1710 किलो हर्ट्ज, या फिर अगर ये भी ध्यान रखिएगा 540 से 1600 किलो हर्ट्ज भी, ये भी रेंज दे देता है, कोई भी रहेगा इस रेंज के अंदर। और जब एफएम प्रसारण के लिए बोलेगा तो 88 मेगा हर्ट्ज से लेकर 108 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति बैंड का उपयोग किया जाता है। अब ये भी ध्यान रखिए कि एएम छोटा होता है तो किलो हर्ट्ज और एफएम बड़ा होता है तो मेगा हर्ट्ज, इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग मुख्य रूप से किस उपकरण में किया जाता है। तो आप देंगे चार ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें आप देंगे कि जो पीएन जंक्शन डायोड है इसमें रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम जान लेते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड केवल एक ही दिशा में धारा करंट प्रवाहित होने देता है, और इस गुण के कारण इसका उपयोग जो होता है वो रेक्टिफायर के रूप में एसी और डीसी को डीसी में जो बदला जाता है तो इसमें हम यूज करते हैं। रेक्टिफायर एसी को डीसी में डायरेक्ट डायोड करता है। ठीक है, और अगर बोल देगा कि डीसी को एसी में तो वो क्या करेगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जब डीसी को एसी में बदलेंगे तो हम लोग जो घरों में इन्वर्टर यूज करते हैं उसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय को उनकी आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, जिसमें एक्सरे देख रहे हैं, माइक्रोवेव देख रहे हैं, अल्ट्रावायलेट देख रहे हैं, रेडियो वेव देख रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम तो रेडियो वेव का होता है, उसके बाद आ जाएगा माइक्रोवेव, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, तब एक्सरेज। तो 4 फिर 2, उसके बाद आ जाएगा 3 और फिर 1। एक्सरे का, एक्सरे से भी ज़्यादा देखा जाए तो गामा रेज का होता है। यहाँ पे गामा रेज तो ऑप्शन नहीं है, तो एक्सरे की प्राथमिकता सबसे बाद में दी जाएगी क्योंकि सबसे ज़्यादा है। तो बढ़ते हुए क्रम में 4 2 3 1 एक क्रम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है, घटती है। आवृत्ति बढ़ने पर वेवलेंथ क्या होता है, घटता है। अब देखिए यहाँ पे क्रम लिखा है, सबसे पहले रेडियो, तब माइक्रो, तब इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेज। तो ये आप क्रम आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। घटते से बढ़ते में RMI VU XG। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी कई बार रिपीट कर चुका है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। यदि किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो नया पलायन वेग क्या होगा। अब देखिए, अब चार ऑप्शन आप देख रहे होंगे। तो पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो ऑप्शन तो हो जाएगा बी। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ डिटेल में कि पलायन वेग का फार्मूला जो होता है v बराबर अंडर रूट होता है 2gm/r। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है कि वस्तु का द्रव्यमान और जो प्रक्षेपण कोण है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यह केवल ग्रह का जो द्रव्यमान होता है और त्रिज्या पर निर्भर होता है। ठीक है, तो पलायन वेग जो होता है कोण से पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, और वैल्यू तो आपको याद रखना ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑप्टिकल फाइबर में संचार प्रकाश के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आप चार ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में TIR यूज करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है। सघन से विरल में जाएगा तो आपतन कोण जो होगा वो क्रांति कोण से अधिक होता है, तो प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर परावर्तित होने लगता है।
आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब कोई ध्वनि स्रोत जो होता है वो श्रोता की ओर आ रहा है तो श्रोता को सुनाई देने वाली आभासी आवृत्ति कैसी प्रतीत होगी। तो ये जो होता है वास्तविक आवृत्ति से अधिक होगी। ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। पास आना मतलब आवृत्ति बढ़ना, आवृत्ति बढ़ना मतलब आवाज़ तेज तीखी। जब ध्वनि स्रोत और श्रोता एक दूसरे के जब करीब आते हैं तो तरंगे क्या होती है, संकुचित हो जाती हैं। अब ऐसे फैला हुआ है, जब करीब आएंगे तो देखेंगे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि इससे तरंग दैर्घ्य घट जाती है तो पिच हो जाती है और बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण के आपसे पास देखेंगे ट्रेन जब पास में आती है तो सीटी बहुत तेज महसूस होती है। ठीक है, तो पास आना मतलब आवृत्ति बढ़ना, आवाज़ तेज या तीखी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस भौतिक संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का आप एक तो ट्रिक याद रखिएगा, किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल और एक होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मैं इसके बारे में डिटेल आपको बताते चलता हूँ। पहले इसका आंसर जो जान लेते हैं, ये चार्ज जो केसीएल बताए हैं, पहला जो होता है केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, चार्ज कन्वेंशन पे आधारित है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बारे में आपको डिटेल बता देता हूँ। जो किरचॉफ का जो जंक्शन रूल कहता है, इसको फर्स्ट बोलते हैं कि किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। तो आवेश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दूसरा नियम आपको जैसे मैंने बताया केवीएल, ये ऊर्जा संरक्षण पर है। तो पहला जो है आवेश याद रखेंगे, सिग्मा आई इक्वल टू जीरो। और दूसरा में वोल्टेज याद रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण पे। तो फर्स्ट रूल आप ध्यान रखेंगे करंट से और सेकंड रूल वोल्टेज से, यानी एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट कहलाता है। तो आप चार ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसमें NAND और NOR जो गेट होता है यूनिवर्सल गेट कहलाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से घूमती हुई वस्तु पर अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। तो जब वृत्ताकार पथ पर एक समान कोई वस्तु घूमती है तो समझिए कि एकदम सीधे एक समान जहां आया वृत्ताकार पथ पर उसको शून्य समझ लीजिए, सीधे आपको शून्य करना है, ये ट्रिक समझ लीजिए। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, अभिकेंद्र बल हमेशा विस्थापन की दिशा के लंबवत कार्य करता है। तो आप जानते होंगे वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो कॉस थीटा 90 डिग्री और कॉस 90 की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। जो कार्य किया गया होता है वो शून्य होता है। ठीक है, तो गोल मोल घूमना मतलब कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ये ट्रिक मैंने बताया, इसको आप याद कर सकते हैं। गोल मोल जब भी घूमे वृत्ताकार, सीधे वर्क की जीरो पे आप जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ चाहें तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, कार्य जो होता है वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, जिसकी मात्रा जूल होती है। ये आपके रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया, प्लायन वेग का हो गया, ओम का लॉ हो गया, ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, इसी से आप क्वेश्चन बना पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बता दूं, ट्रांसफार्मर अन्यून्य प्रेरणा जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करते हैं। जहाँ जो प्राइमरी कॉइल में एसी बदलने से जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें ईएमएफ प्रेरित करता है, और यह केवल एसी पर काम करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल समझ होती है दो कॉइल्स के बीच, ये ट्रिक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, संचार प्रणाली में ग्राउंड वेव प्रोपगेशन की अधिकतम आवृत्ति सीमा लगभग कितनी होती है। तो कुछ किलो हर्ट्ज से मतलब लेके 2 मेगा हर्ट्ज तक से मानी जाती है कम्युनिकेशन सिस्टम में ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के लिए। तो ऑप्शन आप सी देख रहे होंगे। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन पृथ्वी की सतह से साथ साथ चलती है, तो यह केवल कम आवृत्ति जैसे कि मैंने बताया 2 मेगा हर्ट्ज तक के लिए प्रभावित होती है, क्योंकि उच्च आवृत्ति का पृथ्वी द्वारा जो तेजी से अवशोषण हो जाता है। ठीक है, तो ग्राउंड मतलब जमीन और जमीन मतलब लो फ्रीक्वेंसी, इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक किसकी होती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो जल की होती है। हम लोग जितना क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में डिटेल व्याख्या करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले इसकी वैल्यू भी आप ध्यान रखेंगे। जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि जब पानी देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, और इसका उपयोग जो होता है आप देखे होंगे रेडियो में शीतलक के रूप में किया जाता है। तो मेमोरी ट्रिक क्या है, पानी हमेशा अपना तापमान बचाने की कोशिश करता है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक सरल लोलक को यदि चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके बारे में क्यों बढ़ेगा मैं बता देता हूँ।
जब हम लोग लोलक को उस पर ले जाएंगे तो टी बराबर होता है 2π√L/g। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी का 1/6 होता है। तो चूंकि यहाँ पे जी घटता है तो आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है। टी बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/g हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, टी बढ़ेगा तो जी घटेगा, जी घटेगा तो टी बढ़ेगा। तो ग्रेविटी कम, समय ज़्यादा, इसे लेकर भी आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि दो संधारित्र C1 और C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जिसको बोलते हैं समतुल्य धारिता क्या होगा। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फार्मूला है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर का समांतर क्रम में समान होता है। अब कैपेसिटर का नियम रजिस्टर के उल्टा होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रकाश का वेग किस माध्यम में न्यूनतम होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश का वेग जो होता है वो हीरा में होता है, वो न्यूनतम होता है। अब इसका कारण क्या है, देखिए, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। ठीक है, तो हीरे का अपवर्तनांक आपको पता होना चाहिए सबसे अधिक होता है 2.42 होता है, इस वजह से इसमें चाल क्या होगी, न्यूनतम होगी। ठीक है, मेमोरी ट्रिक क्या है, हीरा सबसे कठिन, कठोर, सघन प्रकाश चलने में मुश्किल पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, तो टेस्ला होता है। ऑप्शन आप बी ध्यान रखेंगे। आपको इससे जो भी एसआई मात्रक है इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जब भी पूछे तो टेस्ला, और ये भी याद रखेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एन टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन में किस प्रकार की अशुद्धि यानी डोपिंग मिलाई जाती है, तो पेंटावैलेंट जैसे कि फास्फोरस है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, पंच संयोजी। हिंदी वाले ध्यान रखेंगे। एन टाइप जो होता है वो निगेटिव टाइप बनाने के लिए पंच संयोजी अशुद्धि जिसमें फास्फोरस और आर्सेनिक मिलाई जाती है, जिसे एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डोनर प्राप्त होता है। अब पी टाइप के लिए त्रिसंयोजी बनाई जाती है। तो पी टाइप में त्रिसंयोजी और एन टाइप में पंच संयोजी। ठीक है, अशुद्धि में मिलाई जाती है फास्फोरस और आर्सेनिक। एन से निगेटिव, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, पेंटा5। आप चाहें तो टिक से याद कर सकते हैं। अब कुछ हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि 40 नंबर में ये भी आएगा। 60 में तो फिजिक्स पूछता है, तो इसलिए मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है, एंगुलर मोमेंटम, किसके गुणज होता है। तो आप चार ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें जो होता है h/2π का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। देखिए, बोर के जो क्वांटमीकरण प्रतिबंध होता है के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसका कोणीय संवेग जो होता है h/2π का मल्टीपल होता है। ठीक है, गोल कक्षा का परिमाप 2π होता है, इसलिए 2π से आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, समस्थानिकों में किसकी संख्या समान होती है। तो समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, जानते होंगे। समस्थानिक में होता क्या है कि परमाणु क्रमांक समान होता है, 1h1 1h2 1h3, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया हाइड्रोजन के 3, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम का। तो समस्थानिकों का तो देखिए यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक है ये समान है तो क्या है, समस्थानिक है। अगर ये परमाणु द्रव्यमान समान रहता है तो क्या होता, समभारिक होता है। ठीक है, इसको आइसोबार बोलते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप ध्यान देंगे वजन बढ़ता है, ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण से आप देखेंगे ऑक्सीजन की नमी के कारण प्रतिक्रिया से जो आयरन ऑक्साइड बन जाता है लोहा, Fe2O3 × X2O, तो इस वजह से ऑक्सीजन के कारण लोहे का वो कुल वजन बढ़ जाता है। ऑक्सीजन जुड़ती है, लोहा का भार बढ़ता है, इससे भी ट्रिक याद कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस वर्ग ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बोला है कि ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे बढ़ती है, पहले आंसर टिक कर लेते हैं, ऑप्शन बी में दिया है बढ़ती है। अब इसके बारे में बता दूं, ऊपर से नीचे जाने पर जो सेल्स की संख्या होती है वो बढ़ती है, जिससे नाभिक और बाहरी इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ जाती है, तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ठीक है, तो नीचे जाने पर मंजिल बढ़ती है, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। तो ऊपर से जब भी नीचे जाएंगे तो कक्षों की संख्या बढ़ेगी, और कक्षा की संख्या जब बढ़ेगी तो नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इससे परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसे धातुओं का राजा कहा जाता है। तो धातुओं का राजा तो बस एक ही है, उसको बोलते हैं सोना, जिसके लिए मारामारी हो रही है। सोना एयू को धातुओं का राजा कहा जाता है क्योंकि ये सबसे अक्रिय धातु है, इस पर हवा, पानी, अधिकांश अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह केवल एक्वा रेजिया में घुलता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 24 है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है? तो sp3 होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन भी जानना जरूरी है, बता देते हैं। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु चार्ज जो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो जिससे यह एक 3D, आप ध्यान रखेंगे, टेट्राहेड्रल संरचना बनाती है, स्ट्रक्चर sp3। और जब ग्रेफाइट का पूछेगा तो ग्रेफाइट में sp2 बनाता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसीलिए ग्रेफाइट जानते होंगे सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं, पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? तो पिताजी आप ट्रिक जानते होंगे, पिताजी नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। पिताजी पी से पीतल, और इसमें ताजी मिलता है तांबा और जिंक, तो पिताजी ट्रिक याद रखेंगे तो इससे आसानी से कर लेंगे। तांबा और जिंक का मिश्रण किस में है? पीतल में है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की घटना को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए होता क्या है कि जब प्रकाश के किरण किसी कोलाइडी घोल, जैसे कोलाइडल घोल में होता क्या है, जैसे दूध हो गया, कोहरा हो गया, धुआं हो गया, तो जब इससे जब प्रकाश गुजरेगी तो आप देखे होंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उनके मार्ग में देरी, जो मार्ग दिखाई देता है, तो उसमें आप देखे होंगे छोटे छोटे पार्टिकल आपको, जैसे आप देखिए खिड़की से प्रकाश निकलता है तो देखते हैं छोटे छोटे आपको जो यहाँ पर पार्टिकल दिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव पर बोलते हैं। जब प्रकाश किसी कोलाइड कण से, जैसे दूध से गुजरा, कोहरा से गुजरा और धुएं से, कमरे से गुजरती है, तो स्कैटरिंग के कारण क्या होता है? उसका मार्ग दिखाई देने लगता है, और इसी को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। टिंडल मतलब टिमटिमाती लाइट, धुएं में, इससे भी याद रख सकते हैं। 27 नंबर है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में तो सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, फोटोग्राफी में देखिए सोडियम थायोसल्फेट हाइपो का उपयोग फोटोग्राफी में अविकसित सिल्वर ब्रोमाइड को, जो घोल होता है, उसको हटाने की, फिक्सिंग के लिए किया जाता है, ताकि तस्वीर जो होता है प्रकाश में खराब ना हो। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें उत्तरदायी है? तो SO2 और NO2 आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये एसिड रैन के लिए जिम्मेवार होती हैं। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो SO2 होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो Na2 होता है, वायुमंडल में जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाता है, और यही जो है ये अम्ल वर्षा का कारण है। एक ट्रिक मैंने बनाया था, ट्रिक भी ध्यान रख चलिए, सोनू और नोनू, इससे याद रख सकते हैं SO2 या NO2 को, जो बारिश में नहाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, रक्त में pH मान कितना होता है? 7.4 है, तो जानते होंगे आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, हल्का अल्कलीन होता है। 30 नंबर है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? तो अब बुलेट प्रूफ जैकेट में केवलार का उपयोग करते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए केवलार एक अत्यधिक मजबूत सिंथेटिक फाइबर होता है, और इसकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है वो स्टील से अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट में किया जाता है। 31 नंबर है, अल्फा बीटा और गामा किरणों में भेदन क्षमता यानी पेनिट्रेटिंग पावर का सही क्रम क्या है? तो अब चार ऑप्शन में देख रहे हैं, सबसे पहले गामा आएगा, उसके बाद बीटा आएगा, फिर अल्फा आ जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर, भेदने की क्षमता होती है, वो गामा में होती है। गामा जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और इसका द्रव्यमान जो होता है शून्य होता है, और गति सबसे अधिक होती है, इसलिए इसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। एल्फा कण पर सबसे भारी होते हैं, एल्फा कण जब भारी होगा तो ऑब्वियस है कि इसकी भेदन क्षमता न्यूनतम होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, लोहे के जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे। देखिए गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में लोहे या स्टील को जब पिघले हुए जस्ते में जब डुबा देते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में, तो जस्ता करता क्या है कि ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड को एक सुरक्षात्मक परत के रूप में बनाता है, और ये करती क्या है? जंग लगने से रोकती है। 33 नंबर है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 जानते होंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए Na2CO3 इंटू 10H2, ये वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा है, 10 वाटर से याद रखते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखेंगे जीव विज्ञान से। 34 नंबर है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव शरीर में रक्त समूह ओ को सार्वभौमिक दाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए इसमें एंटीबॉडी होती है, ठीक है, और एंटीजन होते नहीं हैं, तो एंटीबॉडी के कारण क्या होता है? सबको दे सकता है, तो ऑप्शन आप सीधे ध्यान रखेंगे, ए और बी दोनों एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, और इसमें ए और बी एंटीबॉडी पाई जाती है। जीरो मतलब जीरो एंटीजन, ओ मतलब जीरो एंटीजन।
मानव हृदय कितने के कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप पढ़े होंगे मानव हृदय के 2 ऊपरी और 2 नीचे जो नीले होते हैं। ऊपरी को अलिंद बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकम बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजन रहित जो डीऑक्सीजनेटेड रखते हैं वो अलग अलग रखने में मदद करता है। तो हृदय के 4 दरवाजे ध्यान रखेंगे, 2 आने के, 2 जाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संतुलन और ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सेरिबेलम जो है यही कंट्रोल करता है ऐच्छिक पेशियों को। देखिए, तो सेरिबेलम अनुमस्तिष्क पक्ष मस्तिष्क का भाग होता है। यह चलने, दौड़ने और शारीरिक संतुलन जैसे सटीक और समन्वित गतियों को नियंत्रित करता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को। यही मास्टर है सारे ग्लैंड की, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, डेंगू बुखार किसे काटने से होता है? तो जानते होंगे, मादा जो है ना एनाफिलीज मच्छर होता है, मादा एडिज, फीमेल एडिज जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ध्यान देंगे, मादा एडिज, ऑप्शन बी। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलती है, और मादा एनाफिलीज से मलेरिया प्रोटोजोआ फैलता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो वाटसन क्रिक का आप नाम जानते होंगे, इन्होंने ही डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का प्रस्तुत किया था। ठीक है, 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांस के जो क्रिक थे, फ्रांसीसी क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया, और 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ लेते हैं। आप चाहें तो ऐसा क्विक रिवीजन के लिए पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीलिया जो होता है विषाणु से होता है, टाइफाइड जो होता है जीवाणु से होता है, ये सारे मैंने आपके रिवीजन के लिए रख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आपको जानते होंगे, बी और सी जल में घुलनशील है, और के जो कीड़ा ट्रिक हमने बताया था आपको, कीड़ा ये वसा में होता है घुलनशील। कीड़ा याद रखेंगे, ये वसा में, और जल में बोलेगा तो बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में तो सी देख रहे होंगे, ये जल में घुलनशील है, बी और सी। ठीक है, तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं, इन्हें शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता। और विटामिन ए, डी, ई के, जिसको मैंने कीड़ा कहा, ये फैट में घुलनशील होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 है, पेड़ पौधों में पत्तियों की वृद्धि और तने के विकास के लिए कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार है? प्लांट हार्मोन। तो ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे, जो पादप हार्मोन है ऑक्सिन, ये मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। इसके बारे में बता देता हूँ कि जो ऑक्सिन पौधे के जो शीर्ष टिप पर बनता है, और तने की सेल्स एलोगेनेशन जो होता है, तने की जो वृद्धि होती है को बढ़ावा देता है, और यह प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश के लिए भी, जो प्रकाश की ओर अपनी गति करता है, जैसे प्रकाश को देखे उसी तरफ से बढ़ता है। तो ऑक्सिन मतलब एक्सेलरेशन, इसे ध्यान देंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो स्टमक में चालू होता है प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, प्रोटीन का पाचन अमाशय में पेप्सिन एंजाइम द्वारा शुरू होता है। प से पेप्सिन और प से पेट, ये भी ध्यान रख सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से लार द्वारा शुरू होता है, एमाइलेज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्रिक की कार्यात्मक और संरचनात्मक यूनिट। तो नेफ्रॉन ध्यान रखेंगे, किडनी की यूनिट जब भी पूछे, कार्यात्मक और संरचनात्मक फंक्शनल यूनिट या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट, तो नेफ्रॉन को आप ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग ध्यान देंगे, बीसीजी का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी यानी कि तपेदिक, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर्यावरण एवं करंट से भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 40 नंबर में आपका ये भी शामिल होगा। ओजोन परत वायुमंडल किस भाग में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को बचाती हो? तो पहले के बाद जो सेकंड परत आती है, ट्रोपोस्फेयर के बाद जो स्ट्रेटोस्फेयर आता है, इसमें पाई जाती है। तो ऑप्शन बी संताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओजोन परत जो होती है O3 समताप मंडल के निचले हिस्से 15 से 30 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, और यह सूर्य से आने वाली जो हानिकारक UV-B और UV-C जो होती है, इन किरणों को सोख लेती है। और CFC ओजोन का दुश्मन माना जाता है। CFC जो रिलीज होता है वो आप देखेंगे रेफ्रिजरेटर में हो गया, AC में हो गया। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, इसरो के आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सूर्य के कोरोना और सौर हवाओं का अध्ययन करना, ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो आदित्य L1 मतलब सूर्य के कोरोना और सौर हवाओं का अध्ययन। तो इससे भी देख सकते हैं, आदित्य मतलब आदित्य का पर्यायवाची होता है सूर्य, तो सूर्य से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का क्या नाम है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक चहलकदमी की? ये प्रज्ञान है रोवर का नाम। और देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि कई बार तो आ भी चुका है।
जब से चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ था। तो लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान और भारत दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो रोवर ज्ञान लेने चांद पर घूमा, इससे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस में तो सबसे ज़्यादा CO2 मानी जाती है, मीथेन भी माना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी माना जाता है, बट नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन तो हम खुद ही लेते हैं शरीर में। नाइट्रोजन और O2 वायुमंडल का 99% हिस्सा बनाते हैं और ये ग्रीन हाउस में नहीं मानी जाती। ग्रीन हाउस गैस है, ये इंफ्रारेड विकिरण को सोखकर पृथ्वी को गर्म करती हैं, जैसे CO2 हो गया, CH4 हो गया, जलवाष्प हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2023-24 में क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ये क्वेश्चन इसलिए रखा गया क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी 2-2 साल पीछे करंट पूछ दे रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, इसलिए मैंने इसको रखा था इसमें। तो 23-24 में जो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है और रसायन विज्ञान में मिला था, ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं, इसको 1 से 2 बार देखेंगे याद हो जाएगा और आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को हूबहू मिल सकते हैं। और बाकी अगर अच्छा लगा कंटेंट तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।